ओके तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट ऑडिट, ठीक है। याद करते हैं लास्ट क्लास में क्या पढ़ा, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स आपके सिलेबस के, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, ठीक है। रूल नंबर 4 है कॉस्ट रिकॉर्ड्स का रूल और रूल नंबर 3 है कॉस्ट ऑडिट का रूल, ठीक है। तो किसी और को नहीं याद? आदित्य, कॉस्ट रिकॉर्ड की लिमिट क्या है, मॉनेटरी लिमिट 35 करोड़। तो ओवरऑल कंपनी की या इंडिविजुअल प्रोडक्ट की? इंडिविजुअल प्रोडक्ट की। अच्छा, नालायक। और ये कह रहे हैं कि हमें आप पुरानी वीडियोस भी दे दो। अभी इंतखाब सर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे पुरानी वीडियोस दे दो, मैं ना जो क्लास में नहीं हुआ वो भी पढ़ना चाहता हूं। आप सोच रहे हो जो क्लास में हुआ वो तो छोड़ दो, आप मुझे पुरानी वीडियोस दे दो रिकॉर्डेड, जो क्लास में नहीं हुआ मैं वो भी पढ़ना चाहता हूं। नालायक, हंसने की बात नहीं है, बहुत सीरियस बात है। अब सामने बोल दी क्या, खुद सोचो तुम, अगर तुम्हें इतनी बेसिक चीज याद नहीं है। अरे भाई बताओ, रूल 3 पहले आएगा, रूल 4 पहले आएगा? 3। तो 3 जो पहले आएगा, क्या उसमें कॉस्ट ऑडिट करवा दें या पहले कॉस्ट रिकॉर्ड बनवाएं? पहले कॉस्ट रिकॉर्ड। भाई कॉस्ट रिकॉर्ड पहले करोगे तभी तो ऑडिट करोगे, नहीं तो सवाल ही नहीं होता ऑडिट करने का। तो रूल 3 कॉस्ट रिकॉर्ड, रूल 4 कॉस्ट ऑडिट। रूल 3 कॉस्ट रिकॉर्ड में 35 करोड़ के टर्नओवर ओवरऑल कंपनी की, विच मींस ट्रेडिंग होगा तो भी इंक्लूड करेंगे क्या 35 में? ट्रेडिंग हुआ, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ट्रेडिंग है, तो भी 35 करोड़ में इंक्लूड करोगे क्या? जी हां, तब भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि ओवरऑल टर्नओवर ऑफ द कंपनी है। ये नहीं बोला कि मैन्युफैक्चरिंग वाला हमें बताओ, ये नहीं बोला टेबल ए बताओ, ये नहीं बोला टेबल बी बताओ, वो नहीं बोला, बोला ओवरऑल टर्नओवर ऑफ द कंपनी पूछा है। तो सुनना, अगर स्क्रैप सेल है वो भी 35 करोड़ में इंक्लूड होगा क्या? जी हां, वो भी इंक्लूड होगा क्योंकि स्क्रैप सेल भी ओवरऑल टर्नओवर में इंक्लूड होता है। तो 35 करोड़ देखते हुए आपको बिल्कुल भी ये नहीं देखना टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी, कुछ नहीं। एक पूरी कंपनी की 1-1 रुपए की टर्नओवर आप टोटल कर लोगे, अगर हो गई 35 करोड़ से ऊपर तो जरा बताना, अगर कंपनी 2 प्रोडक्ट बना रही है, एक तो स्पेसिफाइड है, एक स्पेसिफाइड नहीं है, तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स कौन से के बनाओगे? सिर्फ स्पेसिफाइड के, सिर्फ नॉन स्पेसिफाइड के, या दोनों के? सिर्फ स्पेसिफाइड के। अब ये बहुत ज्यादा बात ध्यान रखने वाली। अरे भाई, अगर मान लो आप कॉस्ट रिकॉर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी में आ गए तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड गुड्स के ही रिकॉर्ड्स बनाने हैं, दोनों गुड्स के रिकॉर्ड नहीं बनाने। आपको स्पेसिफाइड कैटेगरी टेबल ए या टेबल बी उसके रिकॉर्ड बनाने, ठीक है। रूल 3 हमारा ये। अच्छा, रूल 4 बता दो, रूल 4 क्या है? व्हाट इज रूल 4? कॉस्ट ऑडिट। तो कॉस्ट ऑडिट में सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या? सबसे पहली रिक्वायरमेंट कॉस्ट ऑडिट के लिए कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल होना चाहिए। अरे सुनो, अगर कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल नहीं है और मॉनेटरी थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिया तो क्या कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल या नॉट एप्लीकेबल? नॉट एप्लीकेबल। हजारों करोड़ों रुपए की कंपनी है, टर्नओवर खूब सारी है, लेकिन अगर कॉस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल नहीं है तो कॉस्ट ऑडिट का सवाल ही नहीं उठता। तो कॉस्ट रिकॉर्ड फर्स्ट रिक्वायरमेंट है जो एप्लीकेबल होनी चाहिए। दूसरा रिक्वायरमेंट मॉनेटरी थ्रेशोल्ड। आपका जो मॉनेटरी थ्रेशोल्ड है वो एक लिमिट से ऊपर होना चाहिए। टेबल ए गुड्स, टेबल ए रेगुलेटेड था या नॉन रेगुलेटेड? रेगुलेटेड। उसमें कितने प्रोडक्ट्स थे? 6 प्रोडक्ट। रेगुलेटेड 6 प्रोडक्ट। अच्छा, टेबल बी रेगुलेटेड, नॉन रेगुलेटेड, अनरेगुलेटेड, उसमें कितने प्रोडक्ट्स थे? 33 प्रोडक्ट्स, ठीक है। टोटल मिला के कितने प्रोडक्ट्स? 39 प्रोडक्ट्स। तो टोटल मिला के 39 प्रोडक्ट्स जो हमारे स्पेसिफाइड कैटेगरी वाले मैन्युफैक्चरिंग वाले प्रोडक्ट्स हैं। क्या इन प्रोडक्ट्स का अगर ट्रेडिंग करोगे तो फिर क्या इन वाले रूल्स में अप्लाई करेगा? नहीं सर, वो तो टर्नओवर देखते हुए हम जरूर टोटल देखते हैं, लेकिन ट्रेडिंग अप्लाई नहीं करेगा, मैन्युफैक्चरिंग अप्लाई करता है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी टर्नओवर की लिमिट क्या है भाई? ओवरऑल टर्नओवर ऑफ द, अगर टेबल ए वाले गुड्स का ऑडिट देखें कि हमें टेबल ए वाले गुड्स का ऑडिट करना ही नहीं करना, तो ओवरऑल टर्नओवर ऑफ द कंपनी कितनी होनी चाहिए? 50 करोड़। इसका मतलब क्या? 35 करोड़ और 50 करोड़ से बीच में जिसकी टर्नओवर है, क्या उन्हें कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने की रिक्वायरमेंट है? कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने की रिक्वायरमेंट है? हां। क्या उन्हें कॉस्ट ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट है? नहीं। समझ में आया बीच में लिमिट? 35 से 50 कॉस्ट रिकॉर्ड तो बनाने की रिक्वायरमेंट है, कॉस्ट ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं। कॉस्ट ऑडिट करने की कब रिक्वायरमेंट होगी? जब 50 करोड़ या उससे ज्यादा टर्नओवर होगी। जैसे टर्नओवर क्रॉस हुई, अब भाई 2 रिक्वायरमेंट आ गई। रिक्वायरमेंट नंबर 1 कॉस्ट रिकॉर्ड भी बनाओ, रिक्वायरमेंट नंबर 2 कॉस्ट ऑडिट भी करवाओ। लेकिन कॉस्ट ऑडिट के लिए सिर्फ एक कंडीशन या 2 कंडीशन? 2 कंडीशन। तो एक कंडीशन तो ओवरऑल टर्नओवर ऑफ द कंपनी, जिसमें जो भी कंपनी कमा रही है सारा का सारा हम देखेंगे। दूसरी कंडीशन, वो जो गुड्स हैं जो टेबल ए और टेबल बी के हैं, 6 और प्लस 33, और वो भी मैन्युफैक्चरिंग, ओनली एंड ओनली मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग। ये दोनों गुड्स जो होंगे जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं टेबल और टेबल बी के, इनका टोटल टर्नओवर कितना होना चाहिए? 25 करोड़। और दोनों कंडीशन क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई करनी है, कोई भी एक करोगे चल जाएगा?
दोनों साथ में सेटिस्फाई करनी है, मतलब ओवरऑल टर्नओवर ऑफ द कंपनी 50 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। इंडिविजुअल प्रोडक्ट जो टेबल ए टेबल बी वाले हैं उनका टोटल मिला के 25 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो टेबल ए वाले प्रोडक्ट जो 6 प्रोडक्ट हैं उनमें से जो भी आप बना रहे हो उसका ऑडिट आपको कराना पड़ेगा। चलो अब देखते हैं टेबल बी प्रोडक्ट जो 33 प्रोडक्ट्स थे वो टेबल बी प्रोडक्ट के अंदर आपको ऑडिट कब करवाना पड़ेगा? तब करवाना पड़ेगा जब ओवरऑल टर्नओवर ऑफ द कंपनी कितनी होगी? 100 करोड़ और मोर। और इंडिविजुअल प्रोडक्ट जो टेबल ए टेबल बी में फॉल करते हैं मैन्युफैक्चरिंग उसका कितना होगा? 35। अच्छा एक चीज बता दो भाई, जो हमारा प्रायोरिटी है गवर्नमेंट का वो कौन सा वाला है? ए अभी कैसे पता लगा ए? सर कम थ्रेशोल्ड लिमिट है ना, तो गवर्नमेंट ये चाहती है ज्यादा से ज्यादा कंपनीज ऑडिट में आए। कम थ्रेशोल्ड है, 50 करोड़ थ्रेशोल्ड है, 25 करोड़ थ्रेशोल्ड है, इसका मतलब गवर्नमेंट चाहती है ज्यादा से ज्यादा कंपनीज इसके ऑडिट में आए। तो गवर्नमेंट के लिए प्रायोरिटी सेक्टर कौन सा है? टेबल ए कैटेगरी। टेबल बी लेस प्रायोरिटी सेक्टर है, थोड़ा सा कम प्रायोरिटी सेक्टर है। अच्छा एक चीज और बता दो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था स्टैट्यूटरी ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट जो सीएस करते हैं, जो चार्ट अकाउंटेंट्स करते हैं, क्या वो सारी कंपनीज पे अप्लाई करता है या स्पेसिफाइड कंपनीज पे अप्लाई करता है? वो सारी कंपनीज पे अप्लाई करता है। ऐसी कोई टर्नओवर भाई वहां पर नहीं है, वहां पर तो जितनी भी कंपनीज होंगी सब पे ऑडिट अप्लाई होगा ही होगा। लेकिन क्या यहां पर सारी कंपनीज पे कॉस्ट ऑडिट अप्लाई करेगा? स्पेसिफाइड कंपनी पे, स्पेसिफाइड कंपनीज पे जो इन क्राइटेरिया के अंदर मीट करेंगी। अच्छा सर अब ये तो बता दो, ये टेबल ए और टेबल बी में प्रोडक्ट्स क्या हैं? भाई प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट है, आपको याद नहीं करनी। 33 और 6 आपको याद नहीं करनी, बस एक काम करना है, आपको नहीं रीड जरूर करना है। रीड करना है जूट, मिल्क प्रोडक्ट्स, फाइबर, केमिकल्स, ऐसे एक बहुत बड़ी लिस्ट है। बस आपको लिस्ट पढ़नी है ताकि बस आपके जहन में रहे, हाँ 33 प्रोडक्ट्स में ये वाले प्रोडक्ट्स आते हैं और जो 6 प्रोडक्ट्स हैं उसमें ये वाले प्रोडक्ट्स आते हैं, बस जहन में रहे। एग्जाम में ये नहीं पूछा जा सकता कि प्रोडक्ट बताओ किस प्रोडक्ट पे कॉस्ट ऑडिट है, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने की चांस कम है, ठीक है? तो वो बुक में है, रीड आपको जरूर करना है। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स विच आर कैटेगराइज्ड अंडर टेबल ए, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स विच आर कैटेगराइज्ड अंडर टेबल बी, वो आपको याद नहीं करना, सिर्फ रीड करना है फ्रॉम एन एग्जाम स्टैंड पॉइंट। बताओ दोनों रूल समझ में आए? ठीक है, तो ये हैं 2 रूल्स ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट ऑडिट। नहीं, एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको दिया जाएगा टेबल ए वाला जो प्रोडक्ट है उसकी टर्नओवर है 10 करोड़, ओवरऑल टर्नओवर ऑफ द कंपनी उसका टर्नओवर है 150 करोड़। बताओ कॉस्ट रिकॉर्ड अप्लाई होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो किस वाले प्रोडक्ट पे होगा? और उसके बाद बताओ कॉस्ट ऑडिट अप्लाई होगा या नहीं होगा? बता दो जरा। टेबल ए प्रोडक्ट जो है ना उसका टर्नओवर है 10 करोड़, ओवरऑल टर्नओवर ऑफ द कंपनी है 110 करोड़, ठीक है? मेरा पहला सवाल, क्या रूल 3 अप्लाई होगा कॉस्ट रिकॉर्ड? हाँ, क्यों? ओवरऑल टर्नओवर 35 करोड़ से ऊपर है, 110 करोड़ है, परफेक्ट। अब बताओ क्या रूल 4 अप्लाई होगा कॉस्ट ऑडिट? क्यों? अरे एक एक करके पहले वाली लिमिट बताओ ना पहले। ओवरऑल टर्नओवर ऑफ द कंपनी टेबल ए के लिए 50 करोड़ से ज्यादा है क्या? तो फिर हो गया ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट हो गया? नहीं सर, दूसरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है? स्पेसिफाइड गुड्स जो टेबल ए टेबल बी वाले हैं उनका टर्नओवर कितना होना चाहिए? 25 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए उनका टर्नओवर। समझ में आई बात? दोनों कंडीशन क्यूमुलेटिव सैटिस्फाई। तो ऑडिट कराऊं ना कराऊं? लेकिन रिकॉर्ड्स बनाना पड़ेगा क्या? हाँ, रिकॉर्ड्स बनाना पड़ेगा, ऑडिट मत करो, रिकॉर्ड्स बनाना पड़ेगा क्योंकि ओवरऑल टर्नओवर 35 करोड़ से ज्यादा है। तो इस तरह का छोटा सा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है? अब रूल नंबर 5। सर एक सेकंड, वो एक हाँ समझा देना। हाँ जैसे कंपनी का ओवरऑल टर्नओवर 100 करोड़ है, हाँ, दोनों बार बना टेबल ए टेबल बी, टेबल ए 10 करोड़ टेबल बी 15 करोड़। मैं लिख लूं? चलो भाई, एक केस स्टडी जो ये बोल रहा है वो लिखते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? चलो हाँ जी बताओ। एक कंपनी है जो टेबल ए प्रोडक्ट भी बनाती है, ठीक है? टेबल ए 10 करोड़ टेबल बी 15 करोड़। लो जी लो, टेबल ए प्रोडक्ट, टेबल ए में जो 6 प्रोडक्ट हैं उनमें से कोई एक प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, ठीक है? टर्नओवर बोलो 10 करोड़। 10 करोड़। टेबल बी भी बनाती है, चलो मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है, वो जो 33 प्रोडक्ट्स हैं उनमें से कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं। टेबल बी का भी कोई प्रोडक्ट बनाती है, 25 करोड़। सॉरी 15, ये वाला 15। 15 कर दूं? चलो 15 करोड़, ठीक है? अदर प्रोडक्ट्स जो नॉन स्पेसिफाइड गुड्स हैं, जो ना टेबल ए में ना टेबल बी में, 75 कर दो। चलो 75 करोड़। टोटल बता दो कितना आ गया? टोटल टर्नओवर ऑफ द कंपनी 100 करोड़। चलो अब तुम लोगों से सवाल, इज द कंपनी एलिजिबल फॉर कॉस्ट रिकॉर्ड्स और नॉट? कॉस्ट रिकॉर्ड्स रूल बता दो, रूल कौन सा है? ठीक है, एप्लीकेबल, परफेक्ट। अब ये बता दो एप्लीकेबल के बाद अगला सवाल, अरे भाई कौन से वाले प्रोडक्ट्स का कॉस्ट रिकॉर्ड बनवाओगे? टेबल ए एंड टेबल बी।
अदर का नहीं बनवाओगे, अदर प्रोडक्ट्स का नहीं बनवाओगे, अदर प्रोडक्ट्स का भी बनवा दो कॉस्ट शीट। देखो टेबल ए का सिर्फ 10 करोड़ का टर्नओवर है, सिर्फ 10 करोड़, तो कॉस्ट रिकॉर्ड टेबल ए का ना बनवाओ तो चल जाएगा। टेबल बी का 15 करोड़, ज्यादा है, बोलो टेबल ए का छोड़ दो। नहीं सर, यहां इंडिविजुअल लिमिट नहीं देखते, रिकॉर्ड में इंडिविजुअल लिमिट नहीं देखते। अरे रिकॉर्ड में सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल टर्नओवर ऑफ द कंपनी देखते हैं, यहां इंडिविजुअल लिमिट नहीं देखनी, यहां नहीं देखना ए का कितना है, बी का कितना है, नहीं देखना। क्या देखना है? सिर्फ और सिर्फ ये देखना है, ठीक है। अच्छा बताओ, कौन से वाले प्रोडक्ट्स का कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाओगे? प्रोडक्ट ए प्लस प्रोडक्ट बी, इनका कॉस्ट रिकॉर्ड बनेगा। और ये अदर कहां जाएंगे? अदर नहीं बनेगा, नॉन स्पेसिफाइड है, कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं बनेगा। अरे बता ना, कॉस्ट शीट वैसे भी जो बनती है प्रोडक्ट वाइज बनती है, कंपनी वाइज बनती है हमेशा, कॉस्ट शीट का रूल ही है। अच्छा, बैलेंस शीट जो बनती है प्रोडक्ट वाइज बनती है, कंपनी वाइज बनती है, कंपनी वाइज। तो वहां पर हम इसे अलग अलग टुकड़ों में नहीं कर सकते, लेकिन यहां तो हम कॉस्ट शीट बनाते ही प्रोडक्ट वाइज है। जब बनाते ही प्रोडक्ट वाइज है तो भाई मेरी मर्जी है, मैं किस प्रोडक्ट का बनाऊं, किस प्रोडक्ट का ना बनाऊं, पूरी कंपनी मेरी है, लेकिन मैं कॉस्ट शीट किस वाले प्रोडक्ट का बनाऊंगा? ए बी का। अदर प्रोडक्ट जो है, जो नॉन स्पेसिफाइड है, उनका कॉस्ट शीट नहीं बनाऊंगा। चलो बात समझ में। अब चलो अगला सवाल बड़ा ध्यान से सुनना। कॉस्ट ऑडिट मुझे चेक करना है कि एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। एक एक करके चेक करें। पहले प्रोडक्ट ए का चेक करें, क्योंकि दोनों की लिमिट्स अलग अलग है ना। टेबल ए चेक करते हैं, कॉस्ट ऑडिट अप्लाई होगा या नहीं होगा। पहली कंडीशन बता दो, पहली कंडीशन, ओवरऑल टर्नओवर ऑफ द कंपनी इज 50 करोड़ और मोर। क्या ओवरऑल टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है कंपनी की? हाँ है सर, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। हाँ लिख दूं, ऑडिट हो जाएगा। रुको, दूसरी कंडीशन भी क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई करनी है। चलो दूसरी कंडीशन सुनना। दूसरी कंडीशन है, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स फॉर विच कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर ऑर्डर्ड शुड बी 25 करोड़ और मोर। दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, लिमिट देखो क्या है। आओ यहां पर पढ़ते हैं, एक बार पढ़ते हैं यहां पर, देखना। टर्नओवर ऑफ प्रोडक्ट्स कवर्ड अंडर रूल 3, टर्नओवर ऑफ प्रोडक्ट्स कवर्ड अंडर रूल 3, जो प्रोडक्ट्स रूल 3 में कवर्ड हैं उनकी टर्नओवर कितनी होनी चाहिए? 25 करोड़ या उससे मोर, ठीक है। अब जरा मुझे बता दो, वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो रूल 3 में कवर्ड हैं? सिर्फ ए, सिर्फ बी या दोनों? दोनों। तब सुनना, तीनों। ये कहां से कवर्ड, ये कहां से कवर्ड है? ये तो स्पेसिफाइड ही नहीं है ना। तो टेबल ए टेबल बी में कौन से कवर्ड हैं? ये दोनों हैं। तो सुनना, टर्नओवर कौन सी लेंगे? दोनों की मिला के। टर्नओवर कौन सी लेंगे? दोनों की मिला के। अब कई बच्चे यहां पर कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज देखना क्या रहते हैं, कई बार वो कहते हैं सर क्योंकि हम टेबल ए का कॉस्ट ऑडिट निर्धारित कर रहे हैं तो क्या टर्नओवर भी सिर्फ टेबल ए के प्रोडक्ट की लेनी चाहिए? नहीं, टर्नओवर आपको दोनों प्रोडक्ट की लेनी है जो रूल 3 में स्पेसिफाइड है। अरे पढ़ो ना, रूल क्या कहता है, रूल पढ़ो, रूल की एग्जैक्ट लैंग्वेज पढ़ो। रूल कहता है, देखो, टर्नओवर ऑफ प्रोडक्ट्स कवर्ड अंडर रूल 3। क्या ये बोला है टर्नओवर ऑफ प्रोडक्ट कवर्ड अंडर टेबल ए? टेबल ए बोला है या रूल 3 बोला है? तो रूल 3 में क्या ए और बी दोनों आते हैं? हाँ दोनों आते हैं। अब बच्चे कई बार यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्योंकि हम टेबल ए का कॉस्ट ऑडिट निर्धारित कर रहे हैं तो क्या यहां टर्नओवर भी सिर्फ टेबल ए की नहीं देखनी? नहीं, सिर्फ टेबल ए की नहीं देखनी, जो रूल 3 में जितने प्रोडक्ट्स हैं ना सबकी टर्नओवर हमको देखनी है। बताओ बात समझ में आई? तो रूल 3 में जो प्रोडक्ट्स हैं ए और बी दोनों की आपको टर्नओवर देखनी है, किसी एक प्रोडक्ट की टर्नओवर नहीं देखनी। तो अब इस हिसाब से बता दो, ए और बी की टोटल टर्नओवर बताओ कितनी है? 25 करोड़ हो गई। हाँ जी हाँ सर 25 करोड़ हो गई। तो बताना टेबल ए कॉस्ट ऑडिट यस और नो? यस, एप्लीकेबल हुआ, एप्लीकेबल। वो कंफ्यूजन माइंड में दूर हुई, जो कंफ्यूजन थी। कंफ्यूजन क्या थी कि जब टेबल ए का कॉस्ट ऑडिट देखते हैं ना तो टेबल ए का ही दूसरा वाला हमें लिम देखना पड़ेगा। नहीं, दूसरा वाले लिम में कहता है टोटल टर्नओवर ऑफ द प्रोडक्ट विच इज कवर्ड अंडर रूल 3। रूल 3 में तो ए भी है और बी भी है, दोनों का टर्नओवर अगर 25 करोड़ है तो फिर हम ऑडिट अप्लाई करेंगे। चलो अब तुम्हें और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी जब मैं टेबल बी के कॉस्ट ऑडिट की तुमसे बात करूंगा। बताना टेबल बी के कॉस्ट ऑडिट की पहली कंडीशन क्या? ओवरऑल टर्नओवर शुड बी 100 करोड़ और मोर। बताना सेटिस्फाई हो गई क्या? हाँ जी हाँ सर सेटिस्फाई हो गई। अब आ जाओ कंडीशन नंबर 2, टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एप्लीकेबल अंडर रूल 3 मस्ट बी 35 करोड़ और मोर। क्या 35 करोड़ से ऊपर है? नहीं है। कितनी है बताना? 25 करोड़ है। अच्छा हुआ आपने नहीं बोला कि 15 करोड़ है। 15 करोड़ नहीं देखना, 25 करोड़ देखना है। रूल 3 लिखा है, टेबल भी नहीं लिखा। समझ में आई बात?
तो यहां क्या लिखा है, यहां रूल 3 लिखा है, टेबल बी नहीं लिखा। ये देखो रूल 3 लिखा है, टेबल बी नहीं लिखा। तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन का पॉइंट है जो बच्चों को यहां पर मिस्टेक आ जाता है। अच्छा, जब तुम फाइनल में होगे, जब तुम कॉस्ट ऑडिट पढ़ोगे, अभी तो मैंने बड़ा एक ब्रॉड लेवल पे तुम्हें बताया, ये वाली भी ये जो मैंने यहां पर भी क्लास में तुम्हें क्वेश्चन कराया ना, एग्जाम में नहीं आएगा। जब तुम फाइनल में आओगे, मैं इस वाले टेबल के बेसिस पे तुमको 12 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा, जो अलग अलग इसमें कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। 12 अलग अलग कॉन्सेप्ट इस वाले टेबल से निकल के आते हैं, और वो सब हम डील करेंगे कि जब टर्नओवर 10 करोड़ हो तो क्या होगा, 12 करोड़ हो तो क्या होगा, 35 करोड़ है तो क्या होगा। ऐसा अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकल के आते हैं। मतलब ये जो जितने आसानी से अभी तुम कर रहे हो, ये उतना इजी कॉन्सेप्ट नहीं है, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेबल है जो तुम्हारे सामने है। लेकिन अभी इतना कॉम्प्लिकेशन हमें इंटर लेवल पे नहीं समझना, अभी हमें जो बेसिक समझना है हमने वो समझ लिया, ठीक है। तो भाई हमने क्या किया, हमने अपना डिसाइड कर लिया। बताओ यस लिखूं या नो? अरे तुम भी लिख लो कि दिमाग में रट जाएगा, ये एग्जाम्पल दिमाग में रट जाएगा। शार्प माइंड है मेरा। एग्जाम्पल अच्छा है, नोट करना चाहो तो नोट कर लो। अच्छा, अब वही बात समझ में, ये क्वेश्चन कहां से आया? अच्छा अच्छा, बोलो बोलो। अगर यहां 25 होता, बिल्कुल दोनों को कराना पड़ता, 35 हो गया। परफेक्ट परफेक्ट। देखो वेरिएंट नंबर 2, इस क्वेश्चन का वेरिएंट नंबर 2। गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर यहां 25 करोड़ होता तो बताना टेबल बी का कॉस्ट ऑडिट का आंसर क्या होता? यस, 35 करोड़ ज्यादा दोनों का मिला के। ठीक है, चलो। तो ये थे भाई 2 रूल्स आपके। चलो अब लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में रेपिटेडली पूछा जाता है भाई, कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कैसे होता है? व्हाट इज द अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज ऑफ कॉस्ट ऑडिटर? कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कैसे होता है? अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, रूल 6। अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, रूल 6 लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब हमें ये प्रोसेस जानना है कि कॉस्ट ऑडिटर का हमारी कंपनी में अपॉइंटमेंट कैसे होता है। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। प्लीज टेल द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। आपको स्टेप्स लिखने हैं, लेकिन डिब्बे डिब्बे बना के नहीं लिखना, प्रॉपर उसमें लिखना है अपने रनिंग फॉर्मेट में, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 2 ऐसे करके। ठीक है, ये डिब्बे सिर्फ इसलिए हैं ताकि प्रेजेंटेशन अच्छी रहे, हमें याद करने में मदद मिले। ठीक है, चलो अब भाई सुनो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था किसी को याद आता है तो देखते हैं किसको याद आता है। ठीक है, मुझको जो ये टर्नओवर लिमिट देखनी है, वो जिस ईयर का ऑडिट कर रहा हूं उस ईयर की देखनी है या प्रीसीडिंग ईयर की देखनी है? परफेक्ट। मैं लास्ट क्लास में ये हल्का सा इसका रेफरेंस दिया था, फिर छोड़ दिया था, मैंने सोचा था इसे अगली क्लास में उठाऊंगा। तो अब सबसे बड़ी बात ये है, अगर तुम किसी भी ईयर का ऑडिट करना चाहते हो तो ये जो लिमिट है वो उस ईयर की नहीं देखनी, उससे पीछे वाले ईयर की देखनी है। सर इसका क्या मतलब हुआ? आओ समझते हैं क्या मतलब हुआ। देखो भाई, ये मैंने बनाया एक टाइमलाइन। ठीक है, यह है 1 अप्रैल 2023, यहां पर है 1 अप्रैल 2024, यहां है 1 अप्रैल 2025। बताना बोर्ड पे कितने फाइनेंशियल ईयर्स मैंने डिनोट करे हैं? 2 फाइनेंशियल ईयर डिनोट करें। बताना कौन कौन से वो फाइनेंशियल ईयर है? आपकी फर्स्ट क्लास है तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। अब्बा डब्बा डब्बा, आपका अटेम्प्ट कब है? अटेम्प्ट दिसंबर। बोथ ग्रुप, सिंगल ग्रुप, वेरी गुड। चलो 2 फाइनेंशियल ईयर हैं। अच्छा अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ना, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, पुराना चैप्टर इससे समझ में नहीं आया। फाइनेंशियल ईयर 23-24 और दूसरा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है भाई? 24-25, 2 फाइनेंशियल ईयर हैं। अब भाई सुनो, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, हम पता है कहां हैं? हम इस समय यहां पर खड़े हैं, 1 अप्रैल 2024 में खड़े हैं, 31 मार्च 2024 में खड़े हैं। ठीक है, मैं CFO हूं बहुत बड़ी कंपनी का, मैं सोच रहा हूं यार ये जो अगला साल मेरा आने वाला है, मुझे इसकी बजटिंग करनी है, प्लानिंग करनी है, मुझे इसके लिए स्टेप्स उठाने हैं, पता नहीं कॉस्ट ऑडिट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, मैं सोच रहा हूं। तो जब मैं सोच रहा हूं तो मैं क्या मॉनेटरी थ्रेशोल्ड पिछले वाले साल की देख लूं, तब मुझे अगले साल का पता लग जाएगा कि कॉस्ट ऑडिट करना है नहीं करना। हाँ, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने जूनियर को कॉल लगाया, मैंने कहा भाई सुन,
31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट फाइनल हो गई है क्या? उसने कहा हां सर फाइनल हो गई है। मैंने कहा जरा बता टर्नओवर लिमिट, जो टर्नओवर है हमारे अमाउंट का जो टर्नओवर है वो कितना है पिछले साल का? उसने मुझे बताया सर हमारा इस बार का टर्नओवर है 60 करोड़ रुपए। मैंने कहा अरे वाह बड़ा अच्छा टर्नओवर है हमारा। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का टर्नओवर कितना है? 60 करोड़ रुपए, 60 करोड़ रुपए फाइनेंशियल ईयर 23-24 का टर्नओवर है। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं जरा बताना अगले साल का 24-25 का कॉस्ट रिकॉर्ड बनेगा या नहीं बनेगा? कॉस्ट रिकॉर्ड बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा सर। क्यों? प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर लिमिट देख के हम अगले साल का कॉस्ट रिकॉर्ड डिसाइड करते हैं। मैंने कहा ठीक है जी बनेगा। अब ये बता दो कॉस्ट ऑडिट बनेगा या नहीं बनेगा? सर वो चेक करना पड़ेगा। चलो मैं तुम्हें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। हमारी जो कंपनी है वो सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाती है, दुनिया में और कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती। एक प्रोडक्ट बनाती है और वो प्रोडक्ट टेबल ए में क्लासिफाइड है। 6 प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट है टेबल ए, और कुछ बनाती नहीं। हम किसी और काम में बिजनेस करते ही नहीं। अब बताओ कॉस्ट ऑडिट विल बी एप्लीकेबल और नॉट? कुशाग्र बताएगा और कोई नहीं बताएगा। क्या चीज? कॉस्ट ऑडिट इज एप्लीकेबल और नॉट? हाँ क्यों? रीजन नहीं पता? हाँ। मुझे तुमसे प्यार है, ये नहीं पता कारण क्या है, रीजन क्या है थोड़ी पता है, लेकिन हाँ प्यार है। नालायक, ध्यान कहां था? उन्हीं पे था, उन पे था ध्यान। हाँ बोलो। कंपनी एक ही प्रोडक्ट बना रही है तो सारा टर्नओवर ए का ही हुआ 60 करोड़। वेरी गुड, सुपर। सो ए पूरा कंपनी एक ही प्रोडक्ट बना रही है, तो सारा 60 करोड़ किसका हुआ? ए का ही हुआ। तो ए का क्या 25 करोड़ से ऊपर चला गया? क्या ओवरऑल टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर चला गया? बात खत्म। अलग अलग टर्नओवर देने की जरूरत ही नहीं। अगर एक ही प्रोडक्ट दे दिया तो फिर अलग टर्नओवर देने की जरूरत ही नहीं। यहां पर बताओ क्या टेबल ए का ऑडिट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो मुझे कौन से दिन पता लग गया कि टेबल ए का ऑडिट मुझे कराना है? शुरुआत में, साल के शुरुआत में मुझे पता लग गया कि मुझे ऑडिट कराना है। किस ईयर का ऑडिट कराना है? 24-25 का। 23-24 नहीं, 24-25 का ऑडिट कराना है। टर्नओवर कब देखी? 23-24 की देखी। अब सुनो, फर्ज करो मैं खूब एक्साइटेड, हाँ टर्नओवर है, मुझे कॉस्ट ऑडिटर बनाना है। मैंने बोला मनु भारद्वाज को, सीएम में फर्स्ट टाइम क्वालिफाइड, एआईआर रैंक होल्डर, सीएम में इंटर एंड फाइनल में रैंक होल्डर है, और भाई प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट है, साल में 2 करोड़ रुपए कमाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज, रिलायंस का कॉस्ट ऑडिट यही करता है। मैंने बुलाया, मनु साहब आ जाओ, हमारी कंपनी का ऑडिट कर दो प्लीज, फीस कोड कर दो। इसमें फीस कोड करी 5 लाख रुपए। मैंने कहा ठीक है, आपकी जो एक्सपर्टीज, आपका जो स्किल है उसको सलाम, 5 लाख रुपए हम देने के लिए तैयार हैं, आप ऑडिट स्टार्ट कर दो। मनु ने ऑडिट स्टार्ट कर दिया। अब सुनना क्या हुआ, जब ये साल खत्म हुआ और खत्म होने ही वाला था, मार्च के महीने में बैठे थे यहां पर, साल खत्म होने वाला था मेरा 24-25, मुझे पता लगा उफ़ो मेरी कंपनी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। मेरी कंपनी का जो टर्नओवर है वो 60 करोड़ से घट के सिर्फ 30 करोड़ रह गया। अगले साल का जो टर्नओवर है मेरा वो 60 करोड़ से रिड्यूस होके 30 करोड़ रह गया। मैंने कहा भारद्वाज साहब, आप कॉस्ट ऑडिटर हो, आप तो सब परिस्थिति जानते हो। देखो पहले हुआ करता था, हम बड़े लोग होते थे, 60 करोड़ पहले होता था, अब तो 30 करोड़ है, अब तो 50 करोड़ से कम हो गया है, अब तो 50 करोड़ से कम हो गया है। तो बताना इस ईयर का कॉस्ट ऑडिट अब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अरे 50 करोड़ से कम हो गया भाई, ऑडिट क्यों कर रहे हो? ये लॉजिक गलत बोल रहे हो, एक बार अप्लाई हो गया तो हर बार अप्लाई होगा, ये गलत बोल रहे हो। क्योंकि वो जो लॉजिक बोल रहे हो उस लॉजिक से तो 2025-26 का ऑडिट होना चाहिए। अभी तो मैं करंट ईयर की बात कर रहा हूं, पहली बार ऑडिट अप्लाई हो रहा है। परफेक्ट। रीजन ये है सर, इस ईयर अगर हमें लॉस भी हो गया ना, अगर हमें 0 टर्नओवर भी हो गया ना, तो भी ऑडिट कराना पड़ेगा। कि ऑडिट कराने की जो कंडीशन है वो लास्ट ईयर की देखी जाती है। करंट ईयर इज इररेलेवेंट, करंट ईयर बेकार है। तो करंट ईयर में हमारा चाहे 30 करोड़ है, चाहे 3 करोड़ है, चाहे 2 करोड़ है, चाहे 1 करोड़ है, चाहे कुछ भी नहीं है, ऑडिट तो कराना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट ईयर की जो टर्नओवर लिमिट है वो फुलफिल हो गई। सो कॉस्ट ऑडिट इज ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन द टर्नओवर्स व्हिच आर मेंशन्ड इन द अर्लियर ईयर। ठीक है, अब मुझे बता दो, मुझे किस दिन पता चल गया कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 का मुझे ऑडिट कराना है? किस दिन पता चल गया? क्या बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में पता चल गया? ये बिगनिंग है फाइनेंशियल ईयर का। बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है जिस दिन तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें इस साल का ऑडिट कराना है, किसको तुम अपने कंपनी के अंदर ले आओगे? बस याद है गार्ड होता था, गार्ड, एक भी दिन कंपनी को गार्ड के बगैर नहीं छोड़ना। बस गवर्नमेंट ने कह दिया सबसे पहला काम ये करो, 1 अप्रैल 2024 को सबसे पहले ये काम करो, कॉस्ट ऑडिटर को लेके आओ, कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करो। समझ में आई बात?
तो ये बात समझ में आई। प्रीसीडिंग ईयर से पता लग गया करंट ईयर का ऑडिट करवाना है, करंट ईयर का ऑडिट करवाना है तो सबसे पहला काम क्या करना है, ऑडिटर को लेके आओ, ऑडिटर को अपने यहां लाओ। अब हम वही रूल करने वाले हैं जो हमें ऑडिटर को कैसे लेके आते हैं वो बताता है, वो प्रोसीजर बताता है। पता यहां तक बात समझ में आई? रूल पे चलें अब। जी सर, हाँ बताओ। 25-26 में अप्लाई होगा? हाँ अप्लाई होगा, क्योंकि एक बार कॉस्ट ऑडिट अप्लाई हो गया तो हमेशा हमेशा के लिए अप्लाई होगा। भले टर्नओवर लिमिट गिर भी गई ना तो भी 25-26 के लिए अप्लाई होगा। तो तुम्हारा 25-26 के लिए लॉजिक सही है, इसके लिए लॉजिक सही नहीं है, क्योंकि इस साल मैंने नहीं बताया ऑडिट अप्लाई हुआ या नहीं हुआ। इस ईयर तो ऑडिट नहीं बताया मैं, हो सकता है इस ईयर ऑडिट नहीं अप्लाई हुआ होता, तो तुम्हारा लॉजिक यहां नहीं लग सकता, 24-25 में नहीं लग सकता, ये लॉजिक 25-26 में लग सकता है। समझ में आया डिफरेंस? कौन सा लॉजिक कहां लगेगा? दोनों के लिए, दोनों के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब तक कंपनी बंद नहीं होगी या फिर वो प्रोडक्ट बनाना बंद नहीं करोगे तब तक ऑडिट करवाना पड़ेगा और रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे। एक बार अगर कॉस्ट ऑडिट अप्लाई हो गया हमेशा हमेशा के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, शादी की तरह है, शादी की तरह, इरिवर्सिबल डिसीजन। चलो, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने का क्या तरीका है? स्टेप नंबर 1, कॉस्ट ऑडिटर टू बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अरे यार सर, ऑडिटर जो होते हैं वो कोई बोर्ड थोड़ी अपॉइंट करता है, वो तो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। याद है, हमने शुरू से पढ़ा है सर, वो तो बोर्ड अपॉइंट करता ही नहीं, वो तो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। यहां लिखा है बोर्ड। परफेक्ट। अब बात समझना, जहां पर बात आती है फाइनेंशियल ऑडिट की तो ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर। और जहां बात आ जाती है कॉस्ट ऑडिटर की वहां कौन अपॉइंट करता है? तब इससे मैं एक निष्कर्ष निकालना चाहता हूं। अगली दूसरी स्लाइड, इसके बाद 2 स्लाइड छोड़ के जो क्वेश्चन है वो तुमसे अभी एडवांस में पूछ रहा हूं। रेम्यूनरेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर कौन डिसाइड करेगा? रेम्यूनरेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑडिटर कौन डिसाइड करेगा? परफेक्ट। एक और क्वेश्चन पूछता हूं, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट किसके नाम एड्रेस होगी? फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट किसके नाम एड्रेस होगी? परफेक्ट। ये तीनों चीजों का कोरिलेशन है। जो अपॉइंट करेगा वही रेम्यूनरेशन फिक्स करेगा, उसी के नाम बोर्ड वो रिपोर्ट एड्रेस होगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी 2 स्लाइड बात कराने वाला हूं, लेकिन आपको पहले से मैंने लॉजिक समझा दिया। ठीक है, तो हमें क्या कहा गया भाई कॉस्ट ऑडिटर ना, हाँ जी हाँ कॉस्ट ऑडिटर है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं है ना, ना स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं है। कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। हाँ, एक चीज है, अगर आपके पास ऑडिट कमेटी है, ये ऑडिट कमेटी क्या होती है सर? जो ऑडिटर्स की कमेटी होती है, जहां सारे ऑडिटर्स मिलके एक अपनी कमेटी बनाते हैं, ऑडिटर्स की कमेटी। कंपनी की कमेटी है भाई ये, इसमें ऑडिटर नहीं पार्ट होता, इसमें तो कंपनी का मैनेजमेंट पार्ट होता है। फाइनेंशियल जो फाइनेंस मैनेजर है, सीएफओ है, वो लोग पार्ट होते हैं इसके। इस कमेटी का काम क्या है? क्या काम करती है कमेटी? परफेक्ट, ये मैनेज करती है कि ऑडिटिंग ढंग से हो रही है नहीं हो रही। जो ऑडिटर्स को जवाब देने हैं, जो ऑडिटर्स क्वेश्चंस पूछे, उनको ढंग से जवाब दिया गया है नहीं दिया गया। ठीक है, ठीक है सर। सो ऑडिट कमेटी से एक बार सलाह ले लेना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कहा गया है, क्योंकि ऑडिट कमेटी अल्टीमेटली ऑडिटर्स को भाई उनको सवाल जवाब करेगी, तो उनको बोला गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी से एक बार सलाह ले लेना। सो कॉस्ट ऑडिटर टू बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 180 days ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ओहो, हमारा बताना ईयर कमेंस कब हो रहा है? हमारा ईयर कमेंस कब हो रहा है? 1 अप्रैल 2024 में ईयर कमेंस हो रहा है। इससे 180 दिन काउंट करने हैं और वहां तक कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए। 180 दिन मतलब 6 महीना। 30 सितंबर, 30 सितंबर, फाइनल 30 सितंबर। गलत जवाब। लॉ ने 6 मंथ्स नहीं बोला, लॉ ने बोला 180 दिन। अगस्त में 31 दिन आते हैं, जुलाई में 31 दिन आते हैं, एक एक दिन फालतू हो जाता है। तो जो दिन बनता है जब आप काउंट करोगे तो जो दिन बनेगा वो बनेगा 27 सितंबर 2024। बताओ डिफरेंस समझ में आया? 6 महीने अगर लॉ बोलता अलग बात होती, तो 30 सितंबर बनता। लॉ ने क्या बोला? 180 दिन। ये लॉ में भी ध्यान रखना, ग्रुप 1 में लॉ पढ़ रहे हो ना, उसमें भी ध्यान रखना, जहां जहां लॉ दिन कहता है वहां दिन काउंट करने होते हैं, और एक आध दिन ऊपर नीचे बैठता है, क्योंकि एक एक महीना 30 दिन का नहीं होता, 31 डेज का होता। तो हमें कॉस्ट ऑडिटर किस दिन तक अपॉइंट करना है? मैक्स टू मैक्स 27 सितंबर तक। अच्छा, अब एक चीज बता दो, कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए जो रेजोल्यूशन पास होगा वो एजीएम में होगा या बोर्ड मीटिंग में होगा? परफेक्ट सर, जब वो अपॉइंट ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे तो एजीएम का तो मतलब ही नहीं है, तो कहां अपॉइंट होगा? बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट होगा। स्टैट्यूटरी ऑर्डर कहां अपॉइंट होता था? एजीएम में अपॉइंट होता था। अरे कोरिलेशन समझ में आ रहा है? वहां का यहां का बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि यहां का पर्सपेक्टिव अलग, वहां का पर्सपेक्टिव अलग। ठीक है, तो बोर्ड मीटिंग में ये ऑडिटर अपॉइंट होगा। कितने दिन के अंदर अंदर अपॉइंट हो जाना चाहिए? 180 days फ्रॉम
कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जिस ईयर में कमेंस हुआ उससे 180 डेज काउंट कर लो, वहां से हमारा कॉस्ट ऑर्डर पॉइंट हो जाना चाहिए। ठीक है सर, ये है स्टेप 1। आओ देखते हैं स्टेप 2। कंपनी टू इन्फॉर्म द सेंट्रल गवर्नमेंट अबाउट द अपॉइंटमेंट विद इन 30 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग और 180 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जरा यहां पर हाथ से लिख लो, विच एवर इज अर्लियर, whichever is earlier. Company to inform the central government about appointment within 30 days of board meeting or 180 days of commencement of financial year, whichever is earlier. और याद रखने वाली बात भाई, फॉर्म CRA2 भरना पड़ता है। फॉर्म CRA2 है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमें फाइल करना है। अच्छा, ये स्टेप क्या स्टेप है? अरे गार्ड अपॉइंट कर लिया क्या? हाँ कर लिया। गवर्नमेंट को बताओगे क्या? हाँ बताना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा हमने गार्ड अपॉइंट कर लिया, कि गवर्नमेंट चिंता में रहती है, कंपनी है, कॉस्ट ऑडिट कराना है, एप्लीकेबिलिटी है, गार्ड अपॉइंट किया नहीं किया, गवर्नमेंट के दिमाग में चिंता रहती है। चिंता है ना गवर्नमेंट के दिमाग में, क्योंकि अगर तुमने गार्ड अपॉइंट नहीं किया तो तुम कुछ भी गड़बड़ी कर सकते हो। तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है, गार्ड अपॉइंट करने के बाद, कॉस्ट ऑडिट अपॉइंट करने के बाद गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है। गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने के टाइम लिमिट क्या है? 30 डेज ऑफ द बोर्ड मीटिंग। बताओ बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट करोगे क्या कॉस्ट ऑडिटर को? उससे 30 दिन, ठीक है। और 180 days from the commencement of the financial year, whichever is earlier. चलो अब मैं तुम्हें यहां पर एक एग्जांपल दे रहा हूं, तुम बताना कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करने के बाद गवर्नमेंट को इंटीमेट कौन सी दिन तक करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई मेरा ईयर कब स्टार्ट हो रहा है? मेरा ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2024 को, यही मेरा ईयर स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल 2024 को स्टार्ट हो रहा है। मैंने पता है देर नहीं करी, मैं देर करने वाला पर्सन ही नहीं हूं, मैं तो फटाफट अपना काम करता हूं। मैंने जो बोर्ड मीटिंग करी जहां पर ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया, बोर्ड मीटिंग कर दी, ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया, कौन से दिन कर लिया? 5 अप्रैल को कर लिया। ठीक है, मैं तो भाई देर नहीं लगाई। तुम लोगों को बताना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो इंटीमेशन देना है फॉर्म CRA2 में, वो कौन से दिन तक देना है? 180 डेज है। अरे 180 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ 180 दिन है ना। अर्लियर लिखा है सर, अर्लियर 30 days of the board meeting और 180 days of the commencement of the financial year, whichever is earlier. तो मुझे फॉर्म CRA2 किस दिन तक भरना पड़ेगा? 5 मई तक। बात समझ में आई? एग्जाम्पल नंबर 2 सुनना, एग्जाम्पल नंबर 2। अब एग्जाम्पल नंबर 2 से एग्जाम्पल नंबर 1 भी क्लियर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखना। मैं आलसी आदमी हूं, मैं वो एग्जाम फॉर्म भी पता है कब भरता हूं? जब अगले दिन ड्यू डेट होती है उससे पहले एग्जाम फॉर्म भरता हूं, जब CMA का भी एग्जाम भरना होता है। रजिस्ट्रेशन भी लास्ट डेट पे करता हूं। तो ये अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर मैं कैसे टाइम पे कर लूं? मैं नहीं करता टाइम पे। मैंने कॉस्ट ऑडिटर को कब अपॉइंट किया? 20 सितंबर 2024 को मैंने बोर्ड मीटिंग करी और मनु भारद्वाज CMA को मैंने अपना कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लिया। ठीक है, अब गवर्नमेंट के पास इंटीमेशन देने के लिए, CRA2 भरने के लिए मेरे पास क्या टाइमलाइन है? 20 अक्टूबर इतने कौन है? इतनी निर्दयी मत बनो, कठोर दिल। कितना कठोर दिल है तुम्हारा, इतनी निर्दयी। सिर्फ 7 दिन दोगी, कम से कम 30 दिन तो दे दो CRA2 फाइल करने के लिए। नहीं सर, नहीं सर, आपकी गलती है, आपने देर करी। अगर आपने देर करी, टाइम से नहीं फॉल किया, आपने फिल किया, कोई रियायत नहीं है। 27 सितंबर के बाद तो आप गवर्नमेंट को बता ही नहीं सकते, सिंपल। 27 सितंबर के बाद तो आप गवर्नमेंट को बता ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। 27 सितंबर लास्ट डेट है, गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। अच्छा सुनो, एडवर्स सिचुएशन लेके चलते हैं। मैंने अपनी बोर्ड मीटिंग करी 26 सितंबर को। ऐसे मत करो, मैं रात भर थोड़ी जगूंगा, घर में मेरे बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं, खाना खाना है मुझे घर जाके। ऐसे मत बोलो, रात को मैं यहीं बैठूंगा क्या? सारा काम करना पड़ेगा ऑफिस में बैठ के। 1 दिन दे रहे हो बस? हाँ सर, अगर 26 सितंबर को बोर्ड मीटिंग होती है तो 1 ही दिन मिलेगा, फिर सर 1 दिन भी फालतू नहीं मिलेगा। 27 सितंबर तक आपको फॉर्म CRA2 भर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है। तो 180 दिन इज द अल्टीमेट लिमिट। इट कैन बी प्रीपोन्ड इफ द बोर्ड मीटिंग हैपेंस बिफोर। तो अगर बोर्ड मीटिंग पहले हो गई तो 30 दिन की लिमिट है। अगर बोर्ड मीटिंग नहीं हुई, लेट हुई, तो 27 सितंबर तो अल्टीमेट है। इसके बाद फॉर्म CRA2 भरने की आपको भाई परमिशन नहीं मिलती, पेनल्टी भरनी पड़ेगी, प्रोसिक्यूशन करना पड़ेगा। हमारे कंपनीज एक्ट में प्रोसिक्यूशन के सेक्शन है, पेनल्टी के सेक्शन है जो आप पे लगेंगे।
बताओ सेक्शन क्लियर हुआ? कुशाग्र सेक्शन क्लियर हुआ एकदम? तो फिर क्या कहता है? कहता है कंपनी टू इन्फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट अबाउट अपॉइंटमेंट विद इन 30 days ऑफ बोर्ड मीटिंग और 1 days ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर। गवर्नमेंट को बता दो भाई हमारा कॉस्ट ऑर्डर अपॉइंट हो गया है। बताओ यहां तक की बात क्लियर? ठीक है, अगले स्टेप पे चलें। वही, हाँ वही तो, अभी तो वही तो बताया मैंने, पेनल्टी भी है, प्रोसिक्यूशन भी है। अगर इसकी ड्यू डेट में नेशनल हॉलिडे पड़ता है तो एक दिन आगे चला जाता है, बिल्कुल एक दिन आगे चला जाता है, 1 day आफ्टर। एक लॉ है जिस लॉ का नाम है जनरल क्लॉजेज एक्ट, ऐसा कुछ एक लॉ है जो ये कहता है अगर कोई भी लॉ, देश के जितने भी लॉ बने हुए, इनकम टैक्स, जीएसटी, जितने भी लॉ बने हुए हैं, सब में अगर जो ड्यू डेट है अगर वो संडे या नेशनल हॉलिडे पड़ता है तो हम उसको एक दिन आगे बढ़ा देंगे, तो अप्लाई होगा। ठीक है, बात समझ में? नहीं, ये प्रावधान नहीं है। लेट तभी कर सकते हैं जब मिनिस्ट्री आपको विंडो ओपन करे, क्योंकि ये जो फॉर्म CR2 भरा जाता है XBRL फॉर्मेट में भरा जाता है, और उसमें ड्यू डेट लॉक हो गई तो हो गई, फंस गए आप। अब नेक्स्ट ईयर हो पाएगा, फंस गए। फाइनेंशियल ऑडिट में हाँ हाँ उसमें कर सकते हैं बिल्कुल। पेनल्टी भरो, प्रोसिक्यूशन करो, जेल होगी। गड़बड़ कर रहे हो ना, गड़बड़ कर रहे हो ना। मैंने तो यही कहा था नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारी वजह से हुआ ना, तुमने डेडलाइन मिस करी। अब देखो गवर्नमेंट तुम्हें सजा देगी। सो गवर्नमेंट की सजा होगी अगर आपने लिमिट्स फॉलो नहीं करी तो। स्टेप 2 समझ में आया भाई? पक्का से समझ में आया? स्टेप 3 पे चलें। स्टेप 3 कहता है कॉस्ट ऑडिटर शुड कंटिन्यू एज द ऑडिटर टिल 180 days ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो कॉस्ट ऑडिटर जो है वो कब तक कॉस्ट ऑडिटर रहता है? 180 days ऑफ एंड। पहले था कमेंसमेंट, अब है एंड। बताना इसका, बताऊं क्या मतलब होता है, मतलब समझना। सुनो जरा, हमने कॉस्ट ऑडिटर को इस दिन अपॉइंट तो कर लिया कि आओ जी आओ तो हमारे कॉस्ट ऑडिटर 1 अप्रैल को, लेकिन बताना कॉस्ट ऑडिट शुरू कब होगा? एक्चुअली में प्रैक्टिकली कॉस्ट ऑडिट शुरू कब होगा? अपॉइंट तो हो गया 1 अप्रैल को, 5 अप्रैल को मैंने अपॉइंट कर दिया, क्या कॉस्ट ऑडिट 5 अप्रैल को शुरू हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? कर दो यार, 5 अप्रैल को ही कर दो। परफेक्ट। अरे बताना इस साल के कॉस्ट शीट कब तक बनेगी, कब तक बन के तैयार होगी? ईयर एंड पे 31 मार्च 2025 को। क्या उससे पहले बन सकती है? तो जब कॉस्ट शीट ही नहीं बनेगी, ऑडिट काय बात का करोगे? तो मतलब अपॉइंटमेंट के बाद 1 साल तो कॉस्ट ऑडिटर को ऐसे हाथ बांधे बैठे रहना है, इंतजार करना है, आएगा आएगा कॉस्ट स्टेटमेंट लेके आएगा। फीस नहीं, कॉस्ट स्टेटमेंट आएगा। तो 1 साल तक तो ऐसा हाथ बांध के क्या करना है? इंतजार करना है कि कॉस्ट रिपोर्ट आए, कॉस्ट शीट आए, कॉस्ट स्टेटमेंट्स आए, तब कॉस्ट स्टेटमेंट करना शुरू करेंगे। तो कॉस्ट स्टेटमेंट बता दो कब तक आएगी? 31 मार्च 2025 को कॉस्ट स्टेटमेंट अर्लीस्ट आ सकती है, 1-2 दिन फालतू भी लग सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, आपके पास कब आई कॉस्ट स्टेटमेंट? 1 अप्रैल 2025 को। आपको अगेन हम 180 days देते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बना दो और कॉस्ट ऑडिट कर दो। अब बता दो 180 days फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कौन सी डेट को एंड हो रहा है? यहां पर 30th सितंबर, 30th, 27 सितंबर 2020। कौन सा ईयर होगा? 25 या 26? 25 2025। एम्प्लॉय बनाएगा, ऑडिटर नहीं बनाएगा। ऑडिटर तो अपना काम करेगा ना भी जाके। ऑडिटर को बुक कीपिंग करना अलाउड नहीं है, याद है? रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज सेक्शन 141, रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज 144। कॉस्ट ऑडिटर बुक नहीं बना सकता, कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं बना। कॉस्ट रिकॉर्ड कौन बनाएगा? जो एम्प्लॉय है वो बनाएगा, सीएम में जो है रखा हुआ है वो बनाएगा। समझ में आई बात? तो बता दो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इशू करने की लास्ट डेट क्या? 27 सितंबर 2024। जैसे ही ये ऑडिट रिपोर्ट इशू हुई वैसे कॉस्ट ऑडिटर अपनी पोजीशन से रिलीफ हो जाता है। ही इज नो मोर द कॉस्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। अब भाई मनु भारद्वाज बड़ा एक्सपर्ट लेवल का कॉस्ट ऑडिटर है, ऐसे छोटा मोटा नहीं है। इसको 180 दिन चाहिए नहीं, इसने तो 80 दिन में कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बना के कंपनी के मुंह पे मार दी। लो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, मैं तो बहुत सारी कंपनी का कॉस्ट ऑडिट करता हूं, तुम क्या बात कर रहे हो? 180 दिन, 80 दिन में मैंने कॉस्ट ऑडिट कर दिया तुम्हारा। तो मनु ने क्या किया? मनु ने 30 जून 2025 तक कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बना के दे दी। तो बताना मनु की ऑडिटरशिप कब खत्म हो गई? 30 जून 2025 को खत्म हो गई। क्योंकि जब आपने कॉस्ट ऑडिटर बना दी ना, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बना दी, आपका काम खत्म, मनु की कॉस्ट ऑडिटरशिप खत्म हो गई। मनु की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी खत्म हो गई। ये इसकी लास्ट डेट क्या है?
27 सितंबर। लेकिन कॉस्ट ऑडिटर के ऊपर है, अपनी मन की बात है, अगर वो पहले खत्म करना चाहता है पहले खत्म कर ले। अच्छा सुनना, क्या जब ये पिछले साल का ऑडिट खत्म कर रहा है, क्या मैनेजमेंट इस चीज की तैयारी कर रहा होगा कि अगले साल का कॉस्ट ऑडिटर हम अपॉइंट कर लें? जी हां, कर रहा होगा। अगला साल मतलब 25-26, इसका कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कब तक होगा? 27 सितंबर 2025। तो तब तक 27 सितंबर 2025, अगला साल 25-26 है, ठीक है। तो कौन से डेट तक हम नया कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर रहे होंगे? 27 सितंबर 2025 तक नया कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर। तो कंपनी तो तैयारी कर रही होगी नया कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने की, कंपनी अपॉइंट कर भी देगी। मनु की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो 24-25 का ऑर्डर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब खत्म हो गई? उसकी भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई ऑन 30 जून या फिर 27 सितंबर, दोनों में से जो भी अर्लियर है। अगर इसने अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे दी तो ऑडिट रिपोर्ट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खत्म हो गई, ठीक है। सो कॉस्ट ऑडिटर शुड कंटिन्यू एज द ऑडिटर टिल 180 डेज ऑफ एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। 180 डेज तक वो कॉस्ट ऑडिटर कंटिन्यू रहता है। इसके आगे जो कंडीशन है वो ये भी है कि अगर उसने अपनी ऑडिट रिपोर्ट पहले फर्निश कर दी तो पहले ऑडिटरशिप से अपने खारिज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एनी कैजुअल वैकेंसी, ये क्या होता है? क्या है? सुना है क्या? सुना है क्या ये वर्ड? कृष्णा बताएगा। सुना लग रहा है क्या ये वर्ड? क्या वर्ड है ये कैजुअल वैकेंसी? परफेक्ट। 3 रीजन की वजह से जो ऑडिटर खत्म हो जाता है। नंबर 1 डेथ, रेजिग्नेशन और डिस्क्वालिफिकेशन। तीनों में से एक रीजन की वजह से अगर ऑडिटर नहीं रहा तो उसे कहते हैं कैजुअल वैकेंसी। अगेन याद करना, कैजुअल वैकेंसी कौन फुलफिल करता है स्टैट्यूटरी ऑडिट के केस में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्यों? शेयर होल्डर क्यों नहीं? टाइम नहीं है इतना, 30 दिन के अंदर नया ऑडिटर अपॉइंट करना है, खाली नहीं छोड़ना। तो यहां पर तो भाई वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेन ऑडिटर को भी अपॉइंट करता है, तो कैजुअल वैकेंसी भी कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करेगा। एनी कैजुअल वैकेंसी मस्ट बी फिल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज ऑफ अकरेंस ऑफ वैकेंसी। जब वैकेंसी अकर हुई 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को उसको फिल करना है, फुलफिल करना है, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। चलो, अब प्रैक्टिसिंग कॉस्ट ऑडिटर कैन ओनली बी द कॉस्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। कॉस्ट ऑडिटर कौन हो सकता है? प्रैक्टिसिंग कॉस्ट ऑडिटर। और प्रैक्टिसिंग कॉस्ट ऑडिटर की पहचान क्या है? पहचान उसके पास क्या होना चाहिए? COP। अगर सर्टिफिकेट प्रैक्टिस है तो वो कॉस्ट ऑडिटर प्रैक्टिसिंग कॉस्ट ऑडिटर है और वो कॉस्ट अकाउंटेंसी कर सकता है, ठीक है। चलो, अगला सेक्शन तुम लोग मुझे पढ़ाओगे, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ बोलो। कैजुअल वैकेंसी के बाद दोबारा जैसे स्टैट्यूटरी में उनको भेजते थे, क्लियर होल्डर बताते थे, तो इसमें फिर सीजी बताना पड़ेगा। एमसीडी नहीं, इसमें सीजी को तो बताना पड़ेगा, फॉर्म CR2 तो भरना पड़ेगा बिल्कुल। लेकिन वो याद है कंडीशन होती थी, रेजिग्नेशन है तो रीजंस दो। वो रीजंस की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो अपॉइंट कर रहा है, शेयर होल्डर थोड़ी अपॉइंट कर रहा है, बस ये फर्क है। सीजी को लेकिन बताना है, सीजी को तो हर हालत में बताना। वो एक ही तो बात है, CG इज इक्वल टू MCA। सेंट्रल गवर्नमेंट का ही वो विंग है जो ऑडिट को हैंडल करता है, MCA, तो CG इज इक्वल टू MCA, ठीक है। अच्छा बता दो, नेक्स्ट सेक्शन क्या है? रेम्यूनरेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। तुम लोग बता दो, रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करेगा? ऑफ कोर्स जो अपॉइंट करेगा वही रेम्यूनरेशन फिक्स करेगा। सो कंपनीज विच आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमेटी, जो ऑडिट कमेटी जो कंपनीज अपनी रखती हैं, क्या ऑडिट कमेटी से सलाह ले लोगे एक बार? क्यों लेना चाहते हो सलाह? कुशाग्र सलाह क्यों लेनी है बताओ? रीजन क्या है सलाह लेने का? इमरान बताएगा रीजन क्या है। ऑडिट कमेटी से क्यों पूछूं मैं रेम्यूनरेशन कॉस्ट ऑडिटर की क्या होनी चाहिए? परफेक्ट। अरे आगे काम किसको करवाना है? ऑडिट कमेटी को करवाना है, ऑडिटर से काम। ऑडिट कमेटी को डिसाइड करना चाहिए ऑडिटर कितने इंटेलेक्ट का होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितने पार्टनर्स होने चाहिए, कितने क्लाइंट उसके पास, कितने एम्प्लॉय होने चाहिए, सब ऑडिट कमेटी को डिसाइड करना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली ऑडिटर की क्वेरी को कौन जवाब देगा? ऑडिट कमेटी। तो बेटर है ऑडिट कमेटी से पूछ लो, भाई ये रेम्यूनरेशन हम फिक्स कर रहे हैं उसकी, ठीक है ना। जब अपॉइंट भी कर रहे हो तब भी पूछ लो, भाई ये ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं, इसके इतने पार्टनर्स हैं, इतने साल का एक्सपीरियंस है, CMA फाइल में AR 13 आई थी इसकी, क्या इसको हम अपॉइंट कर लें? ऑडिट कमेटी को पूछ लो। सो इफ ऑडिट कमेटी इज देयर इन द कंपनी, देन ऑडिट कमेटी टू recommend the remuneration of the cost auditor, ऑडिट कमेटी को कॉस्ट ऑडिटर का रेम्यूनरेशन रेकमेंड करना है। फिर बोर्ड टू डिसाइड द रेम्यूनरेशन ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर, बोर्ड फाइनली डिसाइड करता है। बोर्ड चाहे तो ये भी कर सकता है कि ऑडिट कमेटी के रेकमेंडेशन को खारिज कर सकता है। बोर्ड कहते नहीं भी नहीं, आप जो कह रहे हो वो गलत है, हम अपना रीजन रिकॉर्ड कर देगा कि ऑडिट कमेटी ने जो रेम्यूनरेशन बताया वो बहुत कम है, इस रेम्यूनरेशन पे CM में मनु भारद्वाज कभी हमें मिल ही नहीं सकता क्योंकि उसके भाव बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन को खारिज भी कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अल्टीमेटली फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार शेयर होल्डर्स मीटिंग जब होती है ना, AGM जब होती है, तो उसमें इस वाले डिसीजन को रैटिफाई कर लो। दिस इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। शेयर होल्डर्स को भी इंटीमेट कर दो भाई कॉस्ट ऑडिटर की रेम्यूनरेशन ये है, दैट्स इट, ठीक है। चलो, अगर कंपनी के पास कॉस्ट ऑडिट कमेटी को बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिर तो छुट्टी, किच किच मिच मिच की छुट्टी, ऑडिट कमेटी से पूछना ही नहीं, कोई हमें परमिशन लेनी नहीं, हमें तो सीधा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो मन करा वो कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर दिया और जो मन करा उसको रेम्यूनरेशन दे दी, हमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है उस केस में। ठीक है सर। सबमिशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट हम कर चुके, 180 डेज वाली लिमिट है। चलो लास्ट सेक्शन इस वाले चैप्टर का, सेक्रेटेरियल ऑडिट। अच्छा, सेक्रेटरियल ऑडिट के बारे में हमने क्लास में कोई चर्चा करी है? कौन कर सकता है सेक्रेटरियल ऑडिट? कंपनी सेक्रेटरी। ये एक अलग प्रोफेशन है, सीए प्रोफेशन है, सीएस प्रोफेशन है, सीएमए प्रोफेशन है, तीनों की अलग अलग स्पेशलिटी है। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूं ये सीएस की स्पेशलिटी क्या है, कंपनी सेक्रेटरीज किस चीज में माहिर होते हैं। हम जब भी किसी कंपनी में जाते थे ना, तो जो सबसे पहली चीज हम उस कंपनी के डायरेक्टर से मांगते थे या फाइनेंस मैनेजर से मांगते थे वो होता था, सर अपने शेयर होल्डर्स की लिस्ट दो, हमें जानना चाहते हैं आपके शेयर होल्डर्स कौन कौन है, क्या उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर जो रेलेवेंट फॉर्म भरने पड़ते हैं, शेयर होल्डिंग के फॉर्म भरने पड़ते हैं, वो भरे हैं क्या शेयर सर्टिफिकेट वैलिड उनके नाम पे है? क्यों जानना चाहते हो शेयर कैपिटल क्यों है? क्यों आप दूसरे के पर्सनल इंफॉर्मेशन में, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा जानने से शेयर होल्डर कौन है उस कंपनी के, आप किस किस के, आपने किसको शेयर होल्डिंग, क्या फर्क पड़ेगा? क्यों जानना चाहता हूं मैं एज अ ऑडिटर की शेयर होल्डर कौन है आपकी कंपनी का? नकली शेयर होल्डर्स रख रखे हो, उससे शेयर्स की प्राइस बढ़ा रहे हो। नकली शेयर होल्डर रख रखे हो? नकली शेयर होल्डर कैसे रखे जाते हैं? खाली दिखा रहे हैं कि हमारे शेयर होल्डर का शेयर सर्टिफिकेट है ही नहीं। ऐसा जनरली नहीं होता, कोई और इवेंचुअलिटी लाओ, कोई और गड़बड़ लाओ जो हो सकता है। वो तो प्राइस बढ़ा रहे हैं ना। मैं कह रहा हूं शेयर होल्डर, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर होल्डर है मुकेश धीरूभाई अंबानी, क्यों जानना चाहता है ऑडिटर? अपना काम करे ना, ऑडिट करे ना। इस कंपनी को बनाया किसने, वो क्यों जानना चाहता है? हाँ बट ये क्यों जानना चाहते हो तुम? तुम्हारी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है? तुम कॉस्ट ऑडिट करने आए हो ना, चुपचाप कॉस्ट ऑडिट करो, कॉस्ट शीट देखो, या तुम अगर फाइनेंशियल ऑडिट करने आ रहे हो चुपचाप वो देखो। ये शेयर होल्डर क्या है? शेयर होल्डर रीजन जानना है इसलिए जरूरी है ऑडिटर के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंडरवर्ल्ड का कोई पर्सन इस कंपनी में पैसे लगाए हुए हैं, कल को रिस्क आ जाएगा। दाऊद इब्राहिम और जितने भी ये अंडरवर्ल्ड के सरगना थे, इन्होंने इंडिया में कई सारी मोटी मोटी कंपनीज फ्लोट कर रखी थी, बिजनेस करते थे बकायदा, टैक्स भी भरते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। जो पैसा टेररिस्ट एक्टिविटी से आता था ना, उसको बिजनेस में लगाते थे। अरे भैया एजुकेटेड लोग थे, कोई अनपढ़ लोग नहीं थे, बहुत एजुकेटेड लोग थे। उनके पास बड़ी टीम्स होती थी फाइनेंस मैनेजर्स की, जो इनका जो टेररिज्म से पैसा आया उसको डिप्लॉय करते थे, शेयर होल्डर बन जाते थे, डायरेक्टर बन जाते थे बड़ी बड़ी कंपनीज के, और वहां पर अपना बिजनेस करते थे। तो मैं जो ऑडिटर हूं, मैं सिर्फ कॉस्ट, आंख बंद करके कॉस्ट शीट थोड़ी देखना चाहता हूं। अरे मैं ये देखना चाहता हूं ये कंपनी लंबे समय तक चलेगी नहीं चलेगी, कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं करी, कल को कहीं बंद तो नहीं हो जाएगी। कॉस्ट शीट बहुत जबरदस्त है, A1 है, लेकिन कंपनी कल बंद होने वाली है, तो फायदा है इसी कॉस्ट शीट का नहीं। तो मैं क्या देखूंगा सबसे पहले किसी कंपनी में जाते, शेयर होल्डर का मुझे रजिस्टर दो, दूसरा डायरेक्टर्स का मुझे रजिस्टर दो, मुझे जानना है आपके डायरेक्टर्स कौन कौन है। आप कहते लास्ट क्लास में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, झकास डायरेक्टर निकले थे वो, फिर मेरे दिमाग में सवाल उठा था ये क्यों डायरेक्टर हैं, ये तो आते भी नहीं, काम भी नहीं करते। तो पता लगा था ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, इन्होंने ब्रांड वैल्यू दी हुई है कंपनी को, ब्रांड की वजह से ही कंपनी में आ रहे हैं। तो मुझे ये कंपनी के बारे में जो इनडेप्थ नॉलेज मिलेगी वो इन्हीं सब चीजों से मिलेगी। मैं डायरेक्टर की लिस्ट लूंगा, मैं शेयर होल्डर की लिस्ट लूंगा, मैं जितनी भी साल में एजीएम हुई है, अगर वैसे तो एक ही होती है लेकिन ईजीएम हुई कुछ और हुई, उसकी लिस्ट लूंगा। उससे पता लगेगा बोर्ड रेजोल्यूशन के पास हुए, जनरल मीटिंग के रेजोल्यूशन के पास हुए, मैं बोर्ड मीटिंग के रेजोल्यूशन लूंगा। बोर्ड मीटिंग रेजोल्यूशन पता है ना क्या होता है, जो बोर्ड में पास होता है रेजोल्यूशन, बोर्ड मीटिंग का रेजोल्यूशन। फिर जिसने कंपनी को लोन दिया हुआ है मैं उसकी लिस्ट दूंगा, मुझे जरा लोन की लिस्ट दो, कितने लोगों ने आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। पी इन्वेस्टर, शार्क टैंक आता है ना, हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लाओ जरा पी इन्वेस्टर्स की लिस्ट दो। मैं ये सारे जितने भी स्ट्रैटेजिक एक कंपनी में स्ट्रक्चर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं सब मांगूंगा कि मुझे इन सब डॉक्यूमेंट्स की अवेल कराओ। और ये डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने का काम किसका होता है, कंपनी सेक्रेटरी का। कंपनी सेक्रेटरी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें बहुत ज्यादा नहीं घुसते। उनका प्राइमरी वर्क क्या होता है कि ये जो कंपनी का ढांचा है, ढांचे को एफिशिएंटली रन करने का जो मैकेनिज्म है वो कंपनी सेक्रेटरी है। कंपनी काम नहीं कर पाएगी इस ढांचे के एफिशिएंटली रन करे बगैर, फाइनेंशियल्स बन नहीं पाएंगे अगर ये ढांचा लैप्स हो गया। तो सोचो अगर साल में बोर्ड मीटिंग जो 4 होनी चाहिए 4 होनी नहीं, तो क्या कंपनी रन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। तो कंपनी सेक्रेटरी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, आप भाई काम ये करो कि बस सेक्रेटरियल रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली कंपनी मेंटेन कर रही है, इस चीज को देखो और उसका ऑडिट करो।
तो ऑडिट करने की जो एप्लीकेबिलिटी है वो सारी कंपनीज पे नहीं है भाई, वो चुनिंदा कंपनीज पे है। तो देखो सबसे पहले देखते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट। सेक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल किस किस पे होता है? एवरी लिस्टेड कंपनी, हर लिस्टेड कंपनी पे सेक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल होगा। जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी टर्नओवर चाहे जो भी हो भाई, सेक्रेटरियल ऑडिट तो उस पर अप्लाई होगा ही होगा। देन पब्लिक कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ मोर देन इक्वल टू 50 करोड़। तो वो वाली पब्लिक कंपनीज जिनका पेड अप कैपिटल मोर देन इक्वल टू 50 करोड़ है, मतलब 50 करोड़ से ज्यादा उनका पेड अप कैपिटल है। अब सुनना भाई, एक चीज होती है ऑथोराइज्ड कैपिटल और एक होता है पेड अप कैपिटल। फर्क बता दो दोनों में क्या है, क्या करना है? इतना कर सकते हो, हाँ। और पेड अप सर जो हमने इशू करा उसमें अमाउंट है, परफेक्ट। तो ऑथराइज्ड है जितना आप गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग लीगली कर सकते हो इशू शेयर कैपिटल, और पेड अप है जितना आपने किया है। बैलेंस है आप कर सकते हो कल को। क्या मैं ऑथराइज्ड से ज्यादा पेड अप कर सकता हूं? नहीं, लेकिन मुझे जरूरत है तो क्या करूं? हाँ, गवर्नमेंट से बोलना पड़ेगा। ऑथराइज शेयर कैपिटल से ऊपर शेयर कैसे इशू करोगे? क्या करना पड़ेगा? एमओए अमेंड करना पड़ेगा, एओए अमेंड करना पड़ेगा। एओए एमओए होता है ना, उसमें लिखा है ऑथराइज शेयर कैपिटल 1 करोड़, उसे अमेंड करोगे, रेजोल्यूशन पास करके वो 1 करोड़ से 10 करोड़ कर दोगे, अमेंड करके ऑथराइज शेयर कैपिटल को बढ़ाओगे, फिर पेड अप कैपिटल को बढ़ा दोगे। मैंने ये बात क्यों समझाई? क्योंकि यहां पर वर्ड क्या यूज हो रहा है? पेड अप कैपिटल। एग्जामिनर हमेशा जब भी इसका क्वेश्चन देता है वो कहता है द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 100 करोड़, द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 10 करोड़, प्लीज टेल इफ कंपनी सेक्रेटरियल ऑडिट इज एप्लीकेबल और नॉट। तो आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, ऑथराइज कैपिटल नहीं, पेड अप कैपिटल की बात हो रही है, ठीक है? ठीक है। अच्छा, टर्नओवर पब्लिक कंपनी की कितनी हो? ₹250 करोड़ या उससे मोर, तो आपका भाई सेक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज बताओ, तो लिखा नहीं है, तुम अपने जनरल अपनी अंडरस्टैंडिंग से बताओ, इन सब के बीच बीच में और होगा या एंड होगा? इन सब के बीच बीच में और होगा या एंड होगा? और है इन सब के बीच में। सारी कंडीशन क्यूमुलेटिव नहीं, कोई भी एक सेटिस्फाई हो गई तो इंडिविजुअली तो भी तुम एप्लीकेबल होगे सेक्रेटरियल ऑडिट के। लिख लो, यहां पर चार्ट पे लिखा हुआ नहीं, लिख लो। और कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, आप कंपनी सेक्रेटरी को बुलाना पड़ेगा, सेक्रेटरियल ऑडिट अपना कराना पड़ेगा। अच्छा बताना, कंपनी सेक्रेटरी जो होगा वो क्या आते ही तुम्हारी बैलेंस शीट मांगेगा? वो क्या कॉस्ट शीट मांगेगा? तो क्या मांगेगा? शेयर होल्डर रजिस्टर मांगेगा, डायरेक्टर्स रजिस्टर मांगेगा, एजीएम की मिनट्स ऑफ मीटिंग मांगेगा, बोर्ड मीटिंग मांगेगा, ये सारी मिनट्स ऑफ मीटिंग मांगेगा सेक्रेटरियल ऑडिट जब वो कर रहा होगा। ठीक है सर। फिर लास्ट क्या है भाई? एवरी कंपनी हु हैज अ लोन फ्रॉम बैंक ऑफ मोर देन इक्वल टू 100 करोड़। एफआई का मतलब होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अब मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दे दो। मेरी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उसका पेड अप शेयर कैपिटल है 100 करोड़, और उसका जो लोन उसने लिया हुआ है बैंक से वो लिया हुआ है 1 करोड़ का। पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 100 करोड़। लोन जो लिया हुआ है बैंक से कितना लिया हुआ है? 1 करोड़। बताओ सेक्रेटरियल ऑडिट अप्लाई होगा या नहीं होगा? सेक्रेटरियल ऑडिट अप्लाई होगा या नहीं होगा? अरे प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी लिस्टेड हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। इमरान बताएगा कि अप्लाई होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? देखो पेड अप कैपिटल तो 100 करोड़ से ऊपर है, तो और कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। लोन भले ही कम है लेकिन ये तो 100 करोड़ है, तो 50 करोड़ से ऊपर है। क्या क्या पब्लिक प्राइवेट? जो सृष्टि बोल रही है उसको कॉपी कर रहा है वो। क्या पब्लिक प्राइवेट? सो लिस्टेड नहीं है, बट पेड अप कैपिटल तो 100 करोड़ है, 50 करोड़ से ऊपर है। परफेक्ट परफेक्ट। ये बात ध्यान देने वाली, जो ये दो लिमिट हैं, ये जो दो लिमिट हैं, ये पब्लिक कंपनी पे अप्लाई करती हैं भाई। प्राइवेट कंपनी ने अगर इन लिमिट को सेटिस्फाई भी कर दिया तो सेक्रेटरियल ऑडिट अप्लाई नहीं होगा। प्राइवेट कंपनी के लिए सिर्फ एक लिमिट बनी है, सिर्फ एक लिमिट, लोन की। अगर उसने लोन 100 करोड़ से ऊपर लिया हुआ है तो वो सेक्रेटरियल ऑडिट के परव्यू में आएगा। प्राइवेट कंपनी का पेड अप कैपिटल 5000 करोड़ हो, प्राइवेट कंपनी का टर्नओवर 2500 करोड़,
सेक्रेटरी ऑडिट के परव्यू में नहीं आएगा, प्राइवेट कंपनी है तो। पब्लिक कंपनी है तो आ जाएगा। समझ में आया डिफरेंस? तो ये देखना यहां क्या लिखा है, पब्लिक कंपनी, और यहां क्या लिखा है, एवरी कंपनी। ये डिफरेंस है यहां पर, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, समझ में आया वाला डिफरेंस? चलो, अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑडिटर। सेक्रेटरी ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? तो आगे की बात बता दो, इनका रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा? ये अपनी रिपोर्ट किसको एड्रेस करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। परफेक्ट। हाँ बोलो। बीओडी। क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर होना कौन चाहिए? इसके पास क्या एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए? सीओपी। मेंबरशिप तो होने चाहिए, उसका सीओपी और होना चाहिए। परफेक्ट। सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट ये याद रखना है भाई, MR3, ये याद रखना है, MR3 सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म है, जिस फॉर्म में भर के भेजना है। ठीक है, फिर क्या कहता है, पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट 2 लाख रुपीज फॉर कंपनी एंड ऑफिसर और प्रैक्टिसिंग CS। इस सेक्शन को अगर आपने फॉलो नहीं किया 2 लाख रुपीज का आपको पेनल्टी लगेगी। ठीक है सर, ठीक है। इस वाले चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है भाई कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट में से बराबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में, पिछले कितने सारे अटेम्प्ट में बराबर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबिलिटी, कॉस्ट ऑडिट अप्लाई होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें आपको पूछी जा रही हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।